बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 में ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। पहले हम अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में है जी, फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन। उसमें दो मेथड है, एक लेबॉर्ट्री का और एक इंडस्ट्रियल का ना। लेबॉर्ट्री मेथड जो है उसको हम कहते हैं कि ये मेथनॉल है। दोनों लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल दोनों ऑक्सीडेशन के हैं। मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें फॉर्मल्डिहाइड और साथ वाटर जो है वो मिल जाता है। लेकिन जो लेबॉर्ट्री मेथड है उसमें जो कंडीशंस हैं वो इतनी है कि बस प्रोडक्ट बन जाए, प्योरीफी उसकी जो है ना, प्योरिटी, उसको फोकस नहीं किया जाता। और हमारे पास जो इस रिएक्शन के बाद जो मिक्सर मिलता है, उस मिक्सर को हम ये फार्मलीन का नाम भी देते हैं। फार्मलीन के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका पास पेपर में भी आया हुआ, ठीक है, और एमसीक्यू भी इसका है। और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी सेम वही ऑक्सीडेशन ही है, अल्डिहाइड और वाटर में बनता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट और जो टेम्परेचर कंडीशंस है वो ज़रा डिफरेंट है। और ये इस तरह लिया गया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैक्सिमम प्योरिटी के साथ बने, ताकि उसको आगे रिएक्शन वगैरह में या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट है जी प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब जैसे फॉर्मल्डिहाइड आपने बनाया है, एक कार्बन वाले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एक कार्बन वाली अल्डिहाइड मिलती है। अब इसी तरह एसिटल्डिहाइड जो है उसमें दो कार्बन होती है ना, दो कार्बन वाली अल्डिहाइड। तो अब दो कार्बन वाली अल्कोहल अगर मैं लूँ और उसकी ऑक्सीडेशन करूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो मेरे पास दो कार्बन वाली अल्डिहाइड और वाटर मिल जाता है। जैसे ये सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो है, ये यूज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसलिए वो आसानी से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसका अपरेटस भी उसने लिखा हुआ है कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, नीचे पहले से मौजूद है, उसमें हम एथेनॉल और सोडियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर जो है वो ऐड करते हैं और हीट करते हैं। हीटिंग पे उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन की वजह से जो एसिटल्डिहाइड मिलती है वो ज़रबत हमें स्टीम की शक्ल में, मतलब गैस की शक्ल में मिलती है। प्लस साथ वाटर है, वो भी गैस की शक्ल में, स्टीम की शक्ल में मिलता है। तो ये मिक्सर यहाँ पहुँचता है। अच्छा, इसमें आप देखें ना, चूंकि ये जैसे आपको याद हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती थी कि जब आप हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक होगा। तो यहाँ पे ये जो क्या है उसके ये रिएक्शन होता है और यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड बना, वाटर बना। ये एसिटल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। जब आप हीट करते हैं तो ये गैस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब हीट करने से जो एथेनॉल है वो भी आपको पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है और वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा होता है, हीटिंग चल रही होती है, तो हमारे पास जो वेपर्स आते हैं और फिर हम उसको ये कंडेंसर में से पास करते हैं। कंडेंसर में जिसमें ठंडा पानी हम इन कर रहे होते हैं और ठंडा पानी आउट होता है। तो ये जब यहाँ से गैसेस पास होके लिक्विफाई हो के यहाँ पे तकरीबन कुछ ना कुछ लिक्विफाई हो जाती है, फिर भी हम उसको पानी, आइस एंड वाटर, ठंडी बर्फ़ के अंदर पड़ी हुई जो फ्लास्क है उसमें से उसको मिक्सर को निकालते हैं तो वो फ़ौरन लिक्विफाई हो जाता है और हमें ये लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, जिसमें एसिटल्डिहाइड भी है, एथेनॉल भी है और वाटर भी है, तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो फिर हम इन तीनों मिक्सर को फिर दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की वजह से अल्डिहाइड जो है वो सेपरेटर मिल जाता है। तो ये तो लेबॉर्ट्री मेथड है कि एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है इजीली, और हमारे पास ये अल्डिहाइड और वाटर बन जाता है। दूसरा तरीका, लेबॉर्ट्री के दो तरीके, एक तो ये हो गया जी। सेकंड तरीका ये है कि कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसीटेट, जो ये दो साल्ट्स हैं,
ये फार्मिक एसिड का है और ये एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड होता है ना CH3COOH, यहाँ पे H होता है, तो ये एस्टिक एसिड था। उसका जब आप कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 होती है ना, तो ये 2 एसीटेट आयन के साथ अटैच होता है, तो कैल्शियम एसीटेट बन गया। इसी तरह ये कैल्शियम फार्मेट बन गया। तो कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों सॉलिड साल्ट, जो साल्ट है ना सॉलिड फॉर्म में, उन दो मिक्सर लेते हैं और उसको हीट करते हैं। इसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, कि ये नहीं हम उसमें कोई सोल्यूशन नहीं उनका बनाया, डायरेक्ट साल्ट लिए हुए सॉलिड और उनको हीट करते हैं, तो वो डिकम्पोज होता है, तो उसमें हमें एल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। एल्डिहाइड जो वो वेपराइज हो जाएगा, उसको हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड जो है इसी का, उसमें अल्कीन है, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। इथीन जो है, इथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो PdCl2 और CuCl2 जो है, यानी प्लेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, ये दोनों का मिक्सचर एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। मिक्सचर में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पीछे भी हम एक दो पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब दो कैटलिस्ट होना, तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो असल में कैटलिस्ट होता है, उसे आगे जो साथ होते हैं वो उसके प्रोमोटर होते हैं, उस कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को बढ़ा रहे होते हैं। पिछले एग्जांपल में भी ऐसे ही था, ये जैसे आयरन फेरस ऑक्साइड है और फिर ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड मेन कैटलिस्ट है, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है ये उसका प्रोमोटर है। ठीक है। सर जी, इस मिक्सचर कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास जो इथीन है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो ये अल्डिहाइड और प्लस साथ वाटर आपका। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप देखें ना, बैलेंसिंग में इस तरफ दो दो कार्बन थी, लेकिन दो से ज़रब दो के चार होगी, इधर भी ये दो कार्बन दो से मल्टीप्लाई होके चार होगी। हाइड्रोजन यहाँ पे है दो दो चार, और दो से मल्टीप्लाई आठ होगी। इधर हाइड्रोजन तीन एक चार और दो से मल्टीप्लाई होके आठ हो गए। ऑक्सीजन इधर दो है और इधर ऑक्सीजन भी आपके पास दो है, तो मतलब जितने एटम्स आपके पास हैं ये बैलेंस्ड है, ठीक हो गए। लेकिन ये जो वाटर इसने लिखा हो ना यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम ये देखो, इंडस्ट्री बाई एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन यूजिंग प्लेडियम कैटलिस्ट, एयर ऑक्सीडेशन की है, यानी इथीन में से एयर को पास किया है, उसमें से ऑक्सीजन ने रिएक्शन की है इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और हमारे पास ये जो है वो प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो वाटर इसने नीचे लिखा हुआ है ना, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। बार अच्छा, तीसरा लास्ट में जी प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन, ये कीटोन की प्रेपरेशन है। यहाँ पे हमने कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट दोनों के साल्ट्स के मिक्सचर को हीट किया है, ड्राई डिस्टिलेशन की है, तो अल्डिहाइड है। और अगर सिर्फ कैल्शियम एसीटेट जो है, ये सेकंड वाला ना, ये वाला सिर्फ कैल्शियम एसीटेट, इसकी अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कीटोन मिलती है, एसीटोन जो है ना, CH3C डबल बॉन्ड O और फिर साथ CH3, एसीटोन या प्रोपानोन इसका दूसरा, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। तो पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो आए हुए ये सारे प्रेपरेशन वाले ना, इंडस्ट्री अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे उसका था फॉर्मल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रेपरेशन, फिर इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। इस तरह एसिटल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रेपरेशन एक का है तो ये भी, और ये दोनों में से कोई एग्जांपल दी जा सकती है। और अगर क्या ड्राई डिस्टिलेशन से, तो फिर ये वाली एग्जांपल देनी है आपने। इस तरह इंडस्ट्रियल लेवल पे शॉर्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन का अलग से है, और एसीटोन की प्रेपरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन अलग से। पास पेपर में एक सवाल आया था, उसने कहा था कि एस्टिक एसिड से एसीटोन बनाए, एस्टिक एसिड से एसीटोन बनाए। अब हम पहले एक स्टेप इसमें ज्यादा होता है कि जो एस्टिक एसिड होता है पहले उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट बनता है। पहले स्टेप में एस्टिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के कैल्शियम एसीटेट बना, और फिर उसकी हीट करके ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो एसीटोन बन जाता है। ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है। और आपकी एक्सरसाइज में भी है, अब ये नहीं मुझे याद इस वक्त की चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में या 13 की एक्सरसाइज में भी ये सवाल है। उसके बाद है जी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड।
जो कार्बोनल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी के हवाले से कि कौन से रिएक्शन शो करते हैं और कितनी आसानी से या कितनी तेजी से रिएक्शन शो करते हैं, उसमें हम कहते हैं ये हमारे पास है कार्बोनाइल, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ना कार्बोनाइल वाले। अच्छा, इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों? वो आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन उसकी निस्बत से कम है, इसलिए ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ गए। अब इसमें ये दो जो पोल्स बन गए, यानी बेसिक रीजन कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी की यही है कि इसका जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है ना वो पोलर है, उसके ऊपर चार्जेस मौजूद है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव की शक्ल में चार्जेस मौजूद है। उसकी वजह से जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है। इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना ऑक्सीजन के खींचने की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा बड़ी आसानी से इस कार्बन पे आके अटैक कर लेगा। तो हम कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी की वजह से उसकी कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक बनी, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उससे ये रिएक्शन कर जाएगी कार्बन। इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके पास दो लोन पेयर भी हैं। लोन पेयर वाला आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल होता है, प्लस इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज भी है, उसकी वजह से भी ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बना हुआ है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर रख रही है, इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसके साथ ये बड़ी आसानी से रिएक्शन शो कर लेगी ऑक्सीजन। तो यानी कार्बोनाइल जो ग्रुप है इसमें इसकी बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी रिएक्शन शो कर लेता है थ्रू इट्स कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन शो कर लेता है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ भी रिएक्शन शो कर लेता है थ्रू इट्स ऑक्सीजन। ठीक हो गया? तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, या इसमें एडिशन रिएक्शन क्यों होते हैं, ये एडिशन रिएक्शन क्यों शो करता है। तो उसकी आंसर आपने ये देना है कि इसमें पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो पे ये बॉन्ड की पोलर होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कोई भी स्पीशी है उसके साथ ये रिएक्शन कर जाता है। ठीक हो गया? दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो इसके हैं वो जब होते हैं, अब हम हमारे इस चैप्टर में वैसे ज्यादातर जो है ना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ना उनको डिस्कस किया, और इलेक्ट्रोफिलिक की एक आध एग्जांपल आएगी जरूर, लेकिन वो उसके जो है ना वो फोकस नहीं किया हुआ आपके सिलेबस के हवाले से ना, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया हम। अच्छा, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जैसे ये इसने एग्जांपल दी कि ये कार्बोनाइल है उसके ऊपर ये एक न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर वाला आके रिएक्शन शो कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन थी ना पार्शियल पॉजिटिव वाली, तो इसलिए लोन पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो पाई बॉन्ड ज़ाहिर बात टूट जाएगा, कार्बन चार बॉन्ड ही बना सकती है, तो पाई बॉन्ड जब टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। वो नेगेटिव यहाँ से जैसे हाइड्रोजन है इसको ले लेगा, या पानी से हाइड्रोजन ले लेते हैं, लेके OH बना देगा। इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट या अडक्ट, अडक्ट भी कहते हैं। तो एडिशन प्रोडक्ट है या एडिशन अडक्ट है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। ठीक हो गया? अब इसमें पॉइंट जो MCQ के तौर पे या MCQ में वैसे ज्यादातर बनता है वो क्या है कि एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप आर कैटलाइज्ड बाय बेसिस आर एसिड्स। एक MCQ ये है कि जब आपके ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये एसिड और बेसिस दोनों की मौजूदगी में, दोनों कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, दोनों की मौजूदगी में ये रिएक्शन शो हो सकते हैं। ठीक हो गया? एक MCQ हो गया। दूसरा, रिमेंबर वेदर द एडिशन इज बेस कैटलाइज्ड आर एसिड, द अडक्ट इट्स द सेम। आप बेस कैटलाइज रिएक्शन करवा रहे हैं या एसिड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करके रिएक्शन करवा रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन। बेस कैटलिस्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रीजन का बढ़ा देता है, और जबकि एसिड कैटलिस्ट जो होता है वो
जो कार्बन आपकी है उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। यानी दोनों का ये डिफरेंस है ना एक्शन में, लेकिन प्रोडक्ट दोनों की सेम होती है। अब एमसीक्यू में आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, ये कैसे है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये आगे आएगा ना बेस कैटेलाइज में एग्जांपल में, ये देखें, ये बेस है जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज है। बेस ने क्या किया है, ये जो न्यूक्लियोफाइल था पहले उसके पास लोन पेयर था, ठीक हो गया, लेकिन बेस ने उससे एक हाइड्रोजन और ले ली है और उसके ऊपर माइनस चार्ज ले आया है। अब NU माइनस हो चुका है। तो अब देखें ना, एक न्यूट्रल, एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर सिर्फ लोन पेयर है और वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी होती है ना, वो रिएक्टिविटी इतनी नहीं। लेकिन जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो कोशिश करेगा मैं किसी के साथ बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाऊं। तो न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो पहले की निस्बत से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन शो करके उसके न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देती है और फिर वो आगे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो जुमला यहाँ लिखा था कि द बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ द रीजन या न्यूक्लियोफाइल, कि जो बेस कैटलिस्ट है वो न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ये पॉइंट क्लियर हो गई, ये आपका एमसीक्यू वो जो बात की थी वो यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरा एसिड वाले वो भी मैं उसी की यहाँ ना एग्जांपल दी होगी उसको लेके, तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये अच्छा, अब ये देखिए, ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है। इसमें अब क्या हो रहा है, उसने वहां लिखा हुआ था कि एसिड जो कैटलिस्ट होता है वो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, ठीक हो गया। अब जरा देखें कि यहाँ पे एसिड आया H+ की शक्ल में, तो न्यूक्लियोफाइल ने तो इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करना था, तो H+ जो है वो क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन है ना, कार्बोनाइल में ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर H+ के साथ इंटरेक्शन शो करके OH बना लेते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 बॉन्ड हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो प्लस चार्ज बन गया हमारे पास, ये जो शक्ल बनी है इसी को मैं अगर चेंज करूं थोड़ा सा, यानी रीअरेंज करूं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है ड्रा करें हम, तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह बनती है कि जैसे ये है, ये कार्बोनाइल की कार्बन थी, इसने जब प्रोटॉन ले लिया H, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक होगा। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस शो होती है इसमें। रेजोनेंस में क्या है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाए तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी इसकी शक्ल जो दूसरी बनेगी वो ये बनेगी। कि जब ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पूरा हो गया, उसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, लेकिन कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन जो था वो दोनों इधर गए ना ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ गया। अब देखिए, पहले जहाँ पे कार्बन आयल है, रिएक्शन से पहले जो कार्बन आयल है उसमें कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ, यानी इलेक्ट्रोफिलिक उसमें करेक्टर है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव का मतलब उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव वाला थोड़ा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो है वो भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन जब एसिड आया तो एसिड ने उस कार्बन को अब फुल पॉजिटिव बना दिया, तो फुल पॉजिटिव की वजह से अब उसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर पहले के निस्बत से बहुत ज्यादा हो गया, तो अब वो जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पे आके रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक होगा। तो यही उसने पॉइंट वहां लिखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देते हैं, ठीक होगा। मैं जुमला दोबारा वो लास्ट वाला पढ़ देता हूँ। बेस का हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देता है न्यूक्लियोफाइल के, कि उसको न्यूट्रल से माइनस चार्ज में ले जाता है। और जो एसिड कैटलाइज्ड होता है ये
क्या करता है, इंक्रीजेस द पॉजिटिव करेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है उसके पॉजिटिव करेक्टर को यानी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देता है, कि उसे पार्शियल पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव की शक्ल में ले जाता है और फिर रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक हो गई, ये तो हो गई जर्नल इसके ना वो एक्टिविटीज के हवाले से। अब आगे इसके रिएक्शन शुरू होते हैं। रिएक्शन जैसे अभी हमने बात की कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसी की हमने बात करनी है जनरली। बाकी आगे एक दो और भी आएंगे इनकी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन के हवाले से हैं और उनकी ऑक्सीडेशन के हवाले से हैं। बस बाकी वो सब्स्टिट्यूशन वाला काम जो है ना या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला काम रिएक्शन जो है ना वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहली एग्जांपल आ गई बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन की, उसका ये जर्नल मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, राइट द जर्नल मैकेनिज्म फॉर द बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन। उसमें आपने ये तीनों स्टेप्स लिखने के, पहले स्टेप में बेस आती है जो न्यूक्लियोफाइल में से हाइड्रोजन ले लेती है और उसको NU माइनस बना देती, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देती। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फिर कार्बोनाइल कार्बन पे जो है आपका वो अटैक करता है, और कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन से जुड़ गया लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए थे। फिर ये माइनस चार्ज वाली जो ऑक्सीजन है ये मीडियम में मौजूद जो वाटर है वहां से हाइड्रोजन लेके OH बना देगी और OH माइनस वापस कर देगी। तो कैटलिस्ट वही होता है जो रिएक्शन में आए, जैसे यहाँ पे यूज हुआ और एंड पे यहाँ पे प्रोडक्ट से निकल भी गया तो एंड पे हमें दोबारा वापस मिल भी गया। इसलिए हम कहते हैं कि बेस यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है लेकिन आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक हो, अब ये जर्नल जो आपने रिएक्शन लिखा इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। सब ये जितने नाम है ना सिर्फ ये नाम चेंज होंगे, मेथड यही रहेगा, मैकेनिज्म यही रहेगा। ठीक होगा कि बेस आएगी, हाइड्रोजन लेगी, जो भी यहाँ NU की जगह जो भी हिस्सा होगा वो माइनस में चला जाएगा, फिर वो माइनस वाला कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन को माइनस बना देगा, ऑक्सीजन माइनस जो है वो पानी से हाइड्रोजन लेके OH बना देगी और बेस को वापस भेज देगी। मैकेनिज्म यही है। अब देखें ना, आप कर रहे हैं HCN एडिशन किसकी, HCN। HCN का मतलब ये H और NU की जगह CN, न्यूक्लियोफाइल जो NU लिखा है इसकी जगह साइनाइड आ जाएगा, CN आ जाएगा। बाकी आपका रिएक्शन उसी तरह से, यहाँ जो NU है वहां पे आप CN लिखते जाएं, मैकेनिज्म आपका बिल्कुल यही सेम रहता है। ठीक होगा, और इसकी शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर के हवाले से सवाल, एक तो था जनरल मैकेनिज्म का शॉर्ट क्वेश्चन, एक ये इसी तरह कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जो है इसका मैकेनिज्म लिखें। ठीक होगा, तो फिर आप यहाँ पे जनरल NU लिखने की बजाय CN साइनाइड को यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की उसने एग्जांपल भी दी हुई है, इस तरह रिएक्शन भी आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या एसीटल्डिहाइड या एसीटोन with HCN to form the addition product। तो फिर हम ये HCN के साथ रिएक्शन बताते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम साइनाइड ओवर HCl। अच्छा, सोडियम साइनाइड जो है ना ये भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बेस के तौर पे, या ऐसे कह लें कि सोडियम साइनाइड और HCl दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, NaCl बन जाता है और HCN बन जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है, और वो हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो फिर आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसको ये ऊपर ना आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि द एसिड जनरेट्स HCN फ्रॉम सोडियम साइनाइड इन C2, यानी HCl जो हम ऐड करते हैं तो ये सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके HCN पैदा करता है, जनरेट करता है, जो आगे रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक होगा, इसको इन C2 का मतलब ये होता है कि इन द रिएक्शन, कि हमने अलग से प्रिपेयर करके नहीं उसको ऐड किया बल्कि हमने जो रिएक्शन करवाना था वहीं पे ही इन दोनों को ऐड कर दिया, सोडियम साइनाइड और HCl को, और इनके रिएक्शन की वजह से वहीं पे HCN प्रोड्यूस हुआ है और आगे रिएक्शन में इस्तेमाल भी हो गया था। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं या प्रोडक्शन को बोलते हैं इन सीटो, इन द रिएक्शन एट द स्पॉट जो है वो
प्रोड्यूस होता है। ये लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कि द cyano ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन एसिड अमाइड। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, cyano ग्रुप। ये आपका याद रखना, ये पास पेपर में ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था। अब ये एसिटल्डिहाइड cyanohydrin है ना, इसका नाम cyanohydrin है, cyano ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी, इस वजह से cyanohydrin। और जो एल्डिहाइड उसका नाम शुरू में, फॉर्मल्डिहाइड cyanohydrin, एसिटल्डिहाइड cyanohydrin, एसीटोन cyano, ठीक हो। अच्छा, पास पेपर में सवाल था कि एसिटल्डिहाइड से आपने बनाना है क्या, ये लैक्टिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाना है। किसको यूज करके, एसिटल्डिहाइड को यूज करके। तो पहले हम एसिटल्डिहाइड को HCl से रिएक्शन करवा के ये एसिटल्डिहाइड cyanohydrin बनाते हैं, और उसको फिर ये cyanohydrin जो है उसकी फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी से रिएक्शन होता है एसिड की मौजूदगी में। तो हमारे पास ये जो CN ग्रुप है ये COOH एसिड में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब वही रहा। और जो नाइट्रोजन यहाँ से निकलती है वो अमोनिया की शक्ल में निकलती है, वो फिर एसिड से मिलके अमोनियम का साल्ट बना देती है, जैसे अमोनियम सल्फेट बन गया या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ठीक हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में था एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बना है, तो आपने ये रिएक्शन, ये पहले ये वाला रिएक्शन, एक स्टेप एसिटल्डिहाइड cyanohydrin की फॉर्मेशन वाला, और दूसरे नंबर में फिर ये वाला रिएक्शन लिखेंगे तो हमारी ये कन्वर्जन पूरी हो जाती है। ठीक हो गई। अच्छा, इसी में एक और चीज भी है रिएक्शन ना, जो मैंने बनाया हुआ पेपर में नहीं है, ये जो भी बताया मैंने आपको, ये पास पेपर का सवाल है कि अल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बनाए। दूसरा सवाल जो मैं बना रहा हूँ कि अगर आप इसी ये जो cyanohydrin है इसकी हाइड्रोजिनेशन कर दें, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दें, तो C ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो सिंगल हो जाएगा। सिंगल होगा यानी हाइड्रोजन ऐड होती जाएंगी ना, तो वो CH2 बन जाएगी कार्बन, और नाइट्रोजन जो है वो NH2 बन जाएगी। तो ये जो NH2 ग्रुप होता है इसको आप अमीन कहते हैं ना, अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक होगा। तो उस वक्त जो आपका कंपाउंड बनेगा उसका नाम बनेगा, ये है ना, जैसे ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है तो उसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 1 अमाइनो प्रोपेन। ठीक होगा। तो वो भी आपका यानी कन्वर्जन के हवाले से हाइड्रोजनेशन करके वो भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। पेपर में वैसे आज तक ये नहीं आया, ये मेरा सोचा हुआ है, तो मैंने कभी पेपर बनाया बोर्ड का तो दे दूंगा, वैसे और किसी के जेहन में अगर आया तो फिर चांस है, वरना नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है इसका, इसका मैकेनिज्म उसने सेपरेट से भी मेंशन किया है। वैसे ये आपका जो पिछला जनरल मैकेनिज्म है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए आ है कि ये cyanoion आयन जो cyano ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बना हुआ है, वो कार्बोनाइल से रिएक्शन करा रहा है। ये स्टेप हमने पीछे किया था और ऑक्सीजन पे -4 था। अब वहां पे हमने कहा कि ऑक्सीजन ये CN यानी CN- ने आके अटैक किया, ये बना, और वो ऑक्सीजन - वाटर से हाइड्रोजन लेके OH बनाती है और OH- भेज देती। इधर वो कह रहा है कि नहीं, जो साइनाइड आयन है वो खुद भी बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है या एसिड के तौर पे। तो यहाँ पे ये साइनाइड ने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए ये वाला बनाया ऑक्सीजन - के साथ। ऑक्सीजन - ने HCN में से हाइड्रोजन को लेके OH यानी प्रोडक्ट वही सेम वाला प्रोडक्ट बना दिया cyanohydrin, और CN ग्रुप जो है माइनस है वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो गया, यानी वो कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल यहाँ पे हो गया, खुद ही यानी बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गई। सेकंड पॉइंट है एडिशन ऑफ गिग्नार रीजन। ये आपने 10वें चैप्टर में जो हमारे सिलेबस उन्होंने निकाल दिया था वो वाला पॉइंट है, और अब देखिए यहाँ पे यही चीज हमारी सिलेबस में आ गई। ठीक है, वो गिग्नार रीजन वाले रिएक्शन जो थे, तो बहरहाल हमने वहाँ पे भी डिस्कस कर लिए थे। और आप मैं उसको अगर रिवाइज करूँ तो हमने उसमें फॉर्मल्डिहाइड्स की अगर गिग्नार रीजन सिलेक्शन कराएं तो प्राइमरी अल्कोहल बनती थी, कोई भी और एल्डिहाइड ले ले तो सेकेंडरी अल्कोहल थी, कीटोन ले ले तो टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास जो है वो बनती थी। ठीक हो गया, प्रोडक्ट के तौर पे।
मैकेनिज्म वगैरह वो 10वें चैप्टर में लिखे हुए हैं, वहीं से आप देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पे है जी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन दो तरह से इसके आते हैं, एक तो हो गया इसका मैकेनिज्म का ना, और इसका मैकेनिज्म भी सेम उसी तरह ही है, यहाँ इसने दिया अगर ये दिया है, इसका मैकेनिज्म फिर सेम उसी तरह है। क्या है कि आपका जो बेस आप ऐड करेंगे ना इसमें, वो यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगी, जैसे वो पीछे एच एन यू से ली थी ना, तो आप ऐसे समझे ये एच है और ये SO3Na पूरा का पूरा NU बना हुआ है, SO3Na पूरा का पूरा NU है, और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये उसका H बनी हुई। तो जैसे ये आपने जनरल मैकेनिज्म लिखा था ये वाला, वही कि H बेस लेगी और पीछे वाले के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी उससे वही चीज है, इसने शो जरा और अंदाज से किया कि ये बेस ही यूज यहाँ पे हुई है, उसने यहाँ से हाइड्रोजन ले ली है और ये NSO3Na जो है वो न्यूक्लियोफाइल बना पड़ा है। वो फिर उसी तरह कार्बोनाइल पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड वाले इधर ऑक्सीजन पे चला गया, माइनस हो गया, वो वाटर में से ओ माइनस जो है वाटर में से H प्लस लेके OH बना देती है। यहाँ पे इसने H प्लस दिया है कि H प्लस लेके OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी प्रोसेस इसी ये जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ये ऐसे लिख दे ये भी ठीक है, या वो जैसे पीछे हमने बात की है बेस कैटालिसिस वाली वो लिख दें वो भी ठीक है। असल हम इस रिएक्शन को एग्जांपल ही बेस कैटालिसिस के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ बेस इस मैकेनिज्म में इसने बेस का कोई नामो निशान नहीं रखा इसमें, पर आए तो ये भी लिखा जा सकता है और वो भी आपका रिएक्शन जो है ना वो लिखा जा सकता है इसमें। और रिएक्शन इसका भी उसी तरह जैसे पीछे हमने एचसीएन के साथ किया था कि अच्छा अगर मैं उसको समराइज करूँ ना अब याद रखने के लिए, तो ये प्रोडक्ट और इस रिएक्टेंट को कंपेयर करें ना, तो ऐसे है ना कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ गई है और जो CN ग्रुप है वो कार्बन से जुड़ गया, CN ग्रुप कार्बन से जुड़ गया है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के OH बना देती है, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया। ये जैसे एडिशन ही हम करते, एक एटम एक के पास दूसरा दूसरे के पास और दरमियान में डबल बॉन्ड जो है सिंगल हो जाता है, ये वही चीज है। और इस तरह हमारे पास ये साइनोहाइड्रोजन बना था, तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास चल के OH बना दिया और SO3N ने पूरा का पूरा कार्बन से आगे जुड़ के एक साल्ट का जो एडिशन प्रोडक्ट है वो बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक पॉइंट तो ये हो गया इसमें ये रिएक्शन वाला, दूसरा पॉइंट इसका आपके मैकेनिज्म वाला हो गया। तीसरा पॉइंट, ये पहली दो लाइनों में ना MCQ के तौर पे भी आपने ये चीज याद रखनी है, उसने लिखा हुआ है कि अल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो करती हैं और वो कीटोन जिनका स्मॉल मिथाइल ग्रुप हो, यानी ये जैसे ये वाला ये कीटोन है ना दोनों तरफ कार्बन, उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी तरफ जितनी मर्जी लंबी चेन हो जाए लेकिन एक तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इनको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। कि एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ चेन जो है वो 2 4 5 है जितनी भी है, तो इन मिथाइल कीटोन जो है मिथाइल आपके कीटोन्स वो ये रिएक्शन शो कर लेते हैं। उसकी वजह भी यही है ना, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप लग जाएंगे ना तो फिर इतने ये कितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, देखा ना ये SO3O, एक सल्फर 3 ऑक्सीजन 1 सोडियम, तो 5 एटमों का कितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर यहाँ पे पहले से बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो फिर इस कार्बन के ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा उस इतने बड़े न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो इस वजह से फिर ये होता है कि वो जो बड़े वाली कार्बन वाले ग्रुपों वाले कीटोन्स है वो ये रिएक्शन शो नहीं कर पाती, लेकिन जो मिथाइल कीटोन है एक तरफ CH3 हो छोटा ग्रुप हो, तो इधर जितना मर्जी बड़ा हो जाए एक साइड तो ओपन होगी ना और उधर से फिर अटैक आसानी से हो सकता है। तो एक ये MCQ के तौर पे याद रखना है कि अल्डिहाइड सारे ये रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन जो है ना कीटोन्स में स्मॉल मिथाइल कीटोन जो है ना जिनके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है सिर्फ वो रिएक्शन शो करते हैं, दूसरे नहीं करते। और रिएक्शन करके बनाते क्या है जी, टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइन व्हाइट PPT, अब व्हाइट PPT बना देते हैं। अब व्हाइट PPT बनने का मतलब बड़ी आसानी से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ ये भी हो सकता है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स को हमने अगर दूसरे ग्रुप कंपाउंड से जैसे अल्कोहल्स वगैरह से फर्क करना हो तो हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इसमें जब सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिएक्शन करके व्हाइट PPT बना लेंगे, लेकिन जो अल्कोहल होगा वो
नहीं बनाएगा। ये भी आपकी बुक पे ना अभी आगे आता है रिएक्शन ये। सर ये ये जी, लिखा हुआ है सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट, अडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट जो है ना एडिशन होने के बाद जो बनता है ना उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। अडक्ट का मतलब होता है कि एडक्ट ऐसे कह रहे हैं ना कि एडिशन प्रोडक्ट जो है ना इसको इकट्ठा कर दिया ना, ए डी इधर से ले लिया जी। और उधर से वो डी यू सी टी डक्ट ले लिया तो मिला के अडक्ट बन गया। नहीं नहीं, ये वो प्रोडक्ट है जो एडिशन रिएक्शन से बना हुआ, तो उसको फिर एक इकट्ठा हम ठीक। अडक्ट का नाम दे देते। ठीक। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक हमारा पॉइंट बस ये लास्ट ये वाला रिएक्शन कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट अगला कल करेंगे। एक तो ये एमसीक्यू हो गया कि कौन कौन से एल्डिहाइड सारे शो कर रहे हैं और कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन शो कर रहे हैं। दूसरे नंबर दूसरा मैंने पॉइंट बताया जी, यहाँ पे ये आपके ना मैकेनिज्म ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट फ्रॉम नॉन कार्बोनल कंपाउंड जैसे अल्कोहल है। तो मैंने अभी सवाल बनाया कि अल्कोहल और एल्डिहाइड में कैसे फर्क करेंगे, तो आप ये वाला रिएक्शन यूज करके कहेंगे कि जनाब जो एल्डिहाइड है वो तो रिएक्शन दे के वाइट 50 बना देगी, अल्कोहल जो है वो नहीं बनाएगा। ठीक हो गया। ये शॉर्ट हो सकता है या एमसीक्यू हो सकता है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि ये जो रिएक्शन लिखा ना कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना इसको हम अगर एसिड से ट्रीट करें, गर्म करें उसके साथ, तो वापस वो रिएक्शन हो जाता है और जिस अल्डिहाइड या कीटोन से वो वाला प्रोडक्ट बना होता है उसमें वो वापस चली जाती है, प्लस NaCl वाटर और SO2। तो इसका फायदा क्या है कि मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास अल्कोहल है और एसिटल्डिहाइड दोनों लिक्विड है, दोनों का मिक्सचर मौजूद है, मैं इसको सेपरेट करना है। तो क्या करूं, आप कहेंगे सर उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दें। सोडियम बाइसल्फाइड उस अल्डिहाइड से रिएक्शन करेगी एसिटल्डिहाइड से, और उसको रिएक्शन करके ये एसिटल्डिहाइड से वो रिएक्शन करेगी और ये प्रोडक्ट बना देगी जो व्हाइट 50 की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। इसको हम अल्कोहल से सेपरेट कर लेंगे क्योंकि अल्कोहल ने रिएक्शन ये शो नहीं करना, और उस व्हाइट 50 में फिर HCl डाल के हीट करेंगे तो वापस हमें वही एल्डिहाइड दोबारा वापस मिल जाएगा। ठीक हो। तो ये नहीं हमारा प्रोडक्ट जो फंक्शन जो एल्डिहाइड जो जिससे वो बना एल्डिहाइड कीटोन वो वापस रीजनरेट हो जाता है। ओके हो गई। चलिए यहाँ पे इसको मुकम्मल करते हैं, बाकी फिर कल इंशाल्लाह देख लेंगे इसको।